हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स पे। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है। और आज है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ थोड़ा-सा क्लास 11th का रिवीजन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है? ये जो हमारा रहेगा क्लास 11th से रहने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ चीज़ें यूज़ होंगी। जैसे क्लास 11th में हमने 2 चीज़ें पढ़ी हुई हैं, एक है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, एक हमने क्या पढ़ी है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ी है, और एक हमने पढ़ा है, इसको शॉर्ट में WET लिखते हैं। अगर मैं कहीं पे लिखूँ तो समझ लेना वर्क एनर्जी थ्योरम की मैं बात कर रहा हूँ। और एक होता है बेटा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। इसको MEC लिख सकते हैं, जिसको अब याद आ गया है ना, अपने पुराने नोट्स उठा के भी वो देख सकता है। अब यहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल forces is equal to change in kinetic energy। ये किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का क्या मतलब है कि इसमें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव भी आ जाएगा, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव भी आ जाएगा, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी हमारा आ जाएगा। तो वो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, और अभी हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात यहाँ पे नहीं कर रहे। क्लियर? अब हमारे यहाँ पे एक चीज़ और आएगी कि हम चार्ज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम यूजुअली यहाँ पे, जैसे क्लास 12th में हम बात करेंगे चार्ज की। चार्ज की जैसे ही बात करेंगे, हम एक वर्ड लिखते हैं, मूव स्लोली। मूव स्लोली। स्लोली अगर मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। हमारा टॉपिक क्या है? हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं तभी पता कर सकता हूँ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं तभी पता कर सकता हूँ बेटा, जब मेरा जो वर्क डन है वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में जाए। मतलब आप कोई भी काम करते हो, यूजुअली जो वर्क है आप किसके इक्वल बोल देते हो? वर्क डन ही हमारा किसके इक्वल है? एनर्जी के। और एनर्जी तो दो होती है ना, पोटेंशियल और काइनेटिक। मुझे निकालने पोटेंशियल है, तो मेरा सारा का सारा वर्क पोटेंशियल में कब जाएगा? जब मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो? ज़ीरो हो। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो उसमें होगी, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी उस, क्योंकि तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वी आर मूविंग वेरी वेरी स्लोली। बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे, इतने धीरे-धीरे कि वो आँखों से पता भी ना चले कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ज़ीरो रहे, वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, ठीक है? वेलोसिटी क्या रहे? बेसिकली ज़ीरो रहेगी। अगर वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, और मेरा सारा का सारा वर्क पोटेंशियल में चला जाएगा, ठीक है? तो स्लोली जब हम मूव करेंगे, स्लोली जब हम मूव करेंगे, इसके कारण डेल्टा के ई पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या आ जाएगा बेटा? ज़ीरो आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ज़ीरो आ जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की हम बात ही नहीं कर रहे। तो उस हिसाब से मेरा वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स आ जाए, ठीक है? और मेरा सारा का सारा जो वर्क डन है ना, वो किस में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी में मेरा सारा का सारा वर्क डन स्टोर हो जाएगा।
तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं और यहाँ से आपने ये भी पढ़ा था क्लास 11th में ही, तो थोड़ा-सा ऊपर करते हैं कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन कंज़र्वेटिव वर्क, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। अब डेल्टा यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये चीज़ पड़ी हुई है। तो अगर ये है तो वर्क डन एक्सटर्नल का किसके बराबर हो जाएगा? ये वैसे ही नेगेटिव होता है तो ये डेल्टा यू हो जाएगा, मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यही आपकी डेफिनेशन भी है, ठीक है? जिसमें मैंने स्टार लगाया है ये आपकी क्या है? डेफिनेशन ही है पोटेंशियल एनर्जी की। क्लियर? और यहाँ से मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर मेरा वर्क डन पॉजिटिव है, अगर मेरा वर्क डन पॉजिटिव है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है, तो मीन्स पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज हुई है। अगर वर्क डन नेगेटिव है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्लास 11th में भी देखी हुई हैं, है ना? और उसी का हमने रिकैप यहाँ पे कर लिया। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम तुम कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है? वर्क एनर्जी थ्योरम तुम कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक चीज़ होती है, इफ़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट, अगर आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट ही नहीं है सिस्टम के अंदर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, ठीक है, देन इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये चीज़ आप लगा सकते हैं, ये दो चीज़ें आपको काम आएंगी अब इस चैप्टर में। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से क्लियर है ये चीज़। चलो ये बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब डेफिनेशन पढ़ो इसकी, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज स्लोली इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। मतलब क्या है कि भाई हमने यहाँ पे मान लो एक प्लस क्यू चार्ज फिक्स कर दिया है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक प्लस क्यू चार्ज क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे सर्टेन एरिया में, सर्टेन एरिया छोड़ो पूरी की पूरी इन्फिनिटी तक इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, है ना? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और यहाँ पे हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज हमने क्या लिया है, क्यू नॉट। और ये हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ऐसा क्यों है, कन्वेंशन है। आप नेगेटिव लेके करना चाहो तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि मैं टेस्ट चार्ज को क्या मान रहा हूँ, नेगेटिव मान रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया यूजुअली क्या मानती है, पॉजिटिव मानती है। तो इन्फिनिटी से, ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस क्या है हमारा, इन्फिनिटी का डिस्टेंस, ठीक है। इस इन्फिनिटी से इस चार्ज को उठा के मैं किसी डिस्टेंस पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ मैं मान लो ले आया, क्लियर? इस चार्ज को उठा के मैं यहाँ लेके आया, तो जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, वो इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। वो इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर मेरे को वर्क डन करना ही क्यों पड़ेगा? हाँ, सपोज करो हम आर डिस्टेंस तक इसको लेके आ रहे हैं, तो मुझे वर्क डन करना ही क्यों पड़ेगा? क्यों भैया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, कॉन्स्टेंटली इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगता जाएगा,
लगेगा। ये तो है कंज़र्वेटिव, क्यों? कूलम्ब्स फ़ोर्स है, कूलम्ब्स फ़ोर्स क्या होगा? कंज़र्वेटिव होगा। तो आपको इसको लेके अगर आना है, तो आपको भी एक क्या करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, तो धक्के से लेके आना पड़ेगा, ये नहीं आना चाहता। आपको एक एक्सटर्नल फ़ोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है? आपको यहाँ पे एक एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाना पड़ेगा, क्लियर है? अब जो स्टेटमेंट है, अब ये इन जनरल स्टेटमेंट लिखी हुई है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। अब हमने यहाँ पे ये देखो, ये चीज़ हमने लिखी है, वो कॉपी कर लेते हैं। अब यही आपकी क्या है? डेफिनेशन है, या ये आपके क्या मैं बोलूँ, ये 2 तरीके हैं आपके। हमें तो ये कैलकुलेट करनी है, हमें तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना? हमें क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अगर मैं इस रिलेशन से, पहले वाले रिलेशन से लिखूँ, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंज़र्वेटिव फोर्स। और सेकंड से लिखूँ, तो मेरी किसके इक्वल आएगी? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो अब आप या तो कंज़र्वेटिव फोर्स का, कंज़र्वेटिव फोर्स मतलब ये वाला जो फोर्स है, इसका यूज़ करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंज़र्वेटिव फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ठीक है? यहाँ से मैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी अगर आपको कहूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आप क्या कर सकते हो? दैट इज़ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंज़र्वेटिव फोर्स, या कंज़र्वेटिव फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ठीक है? ये स्टेटमेंट आपने कहीं-कहीं पे सुनी होगी। मतलब आप इसका यूज़ कर रहे हो, देखो दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? स्लोली लेके आना है। और स्लोली क्यों लेके आना है? इसका रीज़न हम डिस्कस यहाँ पे कर चुके थे अभी, है ना? वो हटा दिया हमने। स्लोली इसलिए लेके आएँगे ताकि हमारी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 चाहिए, सो दैट मेरा सारा का सारा वर्क डन इसमें कन्वर्ट हो, इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। ठीक है? अगर आप भगा के लेके आओगे इसको, तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, आपका वर्क डन कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा और कुछ काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो मुझे पूरा इसमें चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चाहिए, इसलिए मैं स्लोली इसको लेके आऊँगा। बताओ जी, बात क्लियर है? चलो, इस वाले से ये आपकी थोड़ी-सी फेमस डेफिनेशन है, यहाँ से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने क्या किया था? एक प्लस क्यू चार्ज को हमने फिक्स किया था, और एक प्लस क्यू चार्ज को फिक्स करने के बाद दूसरा चार्ज हम लेके आए थे इन्फिनिटी से, है ना? दूसरा चार्ज सपोज़ करो हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, ये हमारा इन्फिनिटी हो गया, और उसको कुछ डिस्टेंस आर पे हमें लेके आना है। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हम आर पे लेके आना चाहते हैं इसको, इन्फिनिटी से आर पे लेके आ रहे हैं। ठीक है? चलो दोबारा ही बना देते हैं। इन्फिनिटी पे चार्ज रखा हुआ है, मुझे चाहिए ये कंडीशन कि वो इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे आ जाए। यहाँ से यहाँ तक लेके आने में जो वर्क डन होगा, वही मेरा क्या होगा? वही मेरा क्या होएगा बेटा? बिल्कुल सही बात, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक लाने के बजाय मुझे पहली चीज़ ये समझना कि यार वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको किसी डिस्टेंस x पे लेके आया। ये मेरा क्या है? कोई डिस्टेंस है x पे, यहाँ तक लाने में मुझे इसका कितना वर्क डन करना पड़ा। अब मैं निकाल रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्स के हिसाब से। किसके हिसाब से?
कंजर्वेटिव फोर्स के हिसाब से। तो जब मैं इसको धीरे-धीरे यहाँ पे लेके आ रहा हूँ स्लोली-स्लोली, तो यहाँ पे एक क्या लगता जा रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या लग रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। बिल्कुल लग रहा है। कितना? कितना लग रहा है? 2 चार्जेस के बीच में जो कूलम्ब्स फोर्स होगा कितना होगा? K Q नॉट बाय डिस्टेंस क्या है? x का स्क्वायर। मुझे जाना किधर है? मुझे किधर जाना है? हाँ, बिल्कुल इस डायरेक्शन में। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? इधर होगी। मान लो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम मानते हैं, तो वो इधर हमारी क्या है? इसकी डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन अगर मैं डायरेक्टली लिखूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में एंगल क्या हो गया? पाई है। एंगल क्या होगा? पाई है ना? तो क्या ये मेरा चलेगा ऐसे? है भाई? क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, या एफ एस कोस थीटा, क्या इस फॉर्मूले से मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ? अगर आप सोच रहे हो इस फॉर्मूले से निकाल लोगे तो ये बिल्कुल गलत है। का रीज़न क्या है? भैया फोर्स को देखो। फोर्स एक्स पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सर, फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हम पूरा का पूरा पहला चैप्टर पढ़ाए हैं। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से इन्फिनिटी से एक्स पे भी लेके आ रहे हो, क्या आपका फोर्स कांस्टेंट है? नहीं है। तो ये जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो, इसमें तो फोर्स कांस्टेंट चाहिए, है ना? इसमें तो फोर्स क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। बट आपका फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है। दिस फोर्स इज वेरिएबल। क्योंकि जैसे ही एक्स की वैल्यू चेंज होगी, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मुझे यहाँ से इसको इन्फिनिटी से एक्स तक भी लेके आया हूँ, तब भी हर पॉइंट पे मेरा फोर्स क्या है? अलग अलग है। हर पॉइंट पे मुझे फोर्स ज़्यादा करना पड़ रहा है। मतलब ये फोर्स क्या होता जा रहा है? ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो मैं डायरेक्टली नहीं करूँगा, मुझे इंटीग्रेशन का मदद लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा। वी हैव टू गो बाय इंटीग्रेशन। हमें इसमें इंटीग्रेशन करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक। तो इंटीग्रेशन से अगर हम करें तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया था dx, और यहाँ से मैंने आपको हिंट भी दे दी थी कि मैं dx ले रहा हूँ। तो फोर्स इंटू dx, अब मैं dx को क्या लूँगा? माइनस ले रहा हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि भैया देख लो ना, फोर्स के डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, ऐसे तो एंगल पाई है ही है, लेकिन यूजुअली क्या होता था, हम मान लो आज तक आपने एलिमेंट लिए, सपोज करो ये आपने क्वेश्चन किया था, है ना? एक प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे, तो यहाँ से एक्स लेंथ पे आपने एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया था, और वो एलिमेंट किसकी डायरेक्शन में था? एक्स की डायरेक्शन में था। यहाँ से हमारी एक्स की डायरेक्शन ये है, ये हमारा एक्स है, लेकिन हम एलिमेंट देखो यहाँ से इसकी ऑपोजिट ले रहे हैं, इसलिए हमने क्या लगाया है? यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है, क्योंकि इस बार हमारे एलिमेंट की डायरेक्शन ही क्या है? ऑपोजिट है। क्लियर? इंटीग्रेशन के लिए जो हमने एलिमेंट लिया उसकी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है, सॉरी ऑपोजिट है। और कोस तो इनके बीच में क्या है? पाई है ये। चलो फिर वैल्यू पुट करो। के क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस डी एक्स -1। तो ये क्या बना हमारे पास? के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वेयर, और ये डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ होगी? कहाँ से हमें लेके जाना है? इन्फिनिटी से रखना मुझे कहाँ पे है फाइनली? आर पे। कहाँ पे? आर पे। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? के क्यू नॉट ये बाहर आ जाएगा, 1/x² dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास?
के क्यू क्यू नॉट 1/x² dx की इंटीग्रेशन क्या होगी? -1/x, सॉरी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू आर। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/r, -1/∞, तो -1/∞ तो ख़त्म हो जाएगा। ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमारा क्या निकला? के क्यू क्यू नॉट बाय आर। के क्यू क्यू नॉट बाय आर। ठीक है। अब ये तो वर्क डन निकला है, पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। ये क्लास 11 से आया ना। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये था हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू लिख रहे हैं, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो नेगेटिव ऑफ माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय आर, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या आई? के क्यू क्यू नॉट बाय, ये क्या है? मीन्स एक चार्ज था क्यू जो फिक्स था, से आर डिस्टेंस दूर एक टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर आर था, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी? के क्यू क्यू नॉट बाय आर। तो बेसिकली आप पोटेंशियल एनर्जी कभी भी निकालना चाहो ना, तो सबसे पहले देख लो कि इंटरेक्शन है या नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको समरी भी देता हूँ क्या करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन उससे पहले कभी भी सर मुझे कैसे पता लगेगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में? देखो, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, अगर कोई ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ कि भैया इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है, मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, सबसे पहले स्टेप वन देखो, इफ देर इज एनी इंटरेक्शन और नॉट। इफ देर इज एनी इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब फोर्सेस लग रहे हैं या नहीं, और नॉट। इंटरेक्शन है, अगर इंटरेक्शन है तो तुम पोटेंशियल एनर्जी लिख पाओगे। अगर इंटरेक्शन नहीं है, किसी एक चार्ज की दूसरे चार्ज के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रही, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जीरो। जैसे यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूँगा? कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं पे आर डिस्टेंस पे मैंने एक Q1 चार्ज रख दिया, और इनके बीच में कूलम्ब्स लॉ लग रहा है, आपको पता है? कूलम्ब्स फोर्स लग रहा है ना? इनके बीच में फोर्स है, इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन है, तो मैं इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच की क्या होगी? के क्यू क्यू वन बाय आर। के क्यू क्यू वन बाय आर। ठीक है, और एक रिजल्ट यहाँ से भी देखो, यहाँ से क्या दिख रहा है? वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन क्या है? नेगेटिव है। अगर वर्क डन नेगेटिव है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। सर आपको कैसे पता? ये बताया था यहाँ से, ये रिलेशन जो हमने इसकी डेफिनेशन से ही निकाला था। ठीक है भाई, वर्क डन क्या है? नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। अच्छा, यही काम आप एक्सटर्नल फोर्स के लिए भी कर सकते थे।
यही काम आप एक्सटर्नल फोर्स से भी इसको निकाल सकते थे, तो उसमें देखो बराबर ही आएगा, क्योंकि स्लोली स्लोली लेके आना है। तो स्लोली अगर लेके आना है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं लेके आना, तो एक्सटर्नल फोर्स भी आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर ही रखना पड़ेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल, थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन थ्योरेटिकली तो हम कहते हैं ना कि बराबर रखना पड़ेगा, जस्ट वाली कंडीशन जो हम लेके चलते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा है। तो ये चीज़ है, समझ आया? क्लियर है? ये आपकी डेरिवेशन होगी कि पॉइंट चार्ज के कारण दो चार्जेस के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है। अब देखो, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। बिल्कुल सही बात है भाई, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही आप निकाल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होती है। आपने कैसे सर? क्यों भाई, लास्ट क्लास में, है ना, क्लास 11th में आपने एक पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, है ना? क्या आपने फ्रिक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी? हाँ, तो फ्रिक्शन भी। क्या आपने विस्कस फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी? नहीं सर, वो भी नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो भैया कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं उन्हीं के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, फ्रिक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी बता दो, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही किसके लिए कर सकते हो? सिर्फ आप कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल, ये तो राहत भरी सांस, है ना? पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, मीन्स आपको डायरेक्टली क्या करना है? ऐड करना है। सम ऑफ चार्जेस के लिए, है ना, बहुत सारे चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली ऐड करोगे। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वी कैन ओनली कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल, क्या होता है, देखो, आपने क्लास 11th में एक स्टेटमेंट सुनी है, पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट। पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट। आप यहाँ से मान लो एक बॉल को यहाँ पे लेके गए, h हाइट पे, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं mgh लिख देता हूँ, ये नहीं है। मुझे ये जो मेरा रेफरेंस है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। मान लो अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी PE1 है, तो यहाँ पे mgh प्लस PE1 हो जाएगी। तो सर, जो हमने अभी निकाला है पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच की, तो क्या ये हमने डिफरेंस निकाला है? बिल्कुल डिफरेंस निकाला है। पोटेंशियल एनर्जी हम इन्फिनिटी पे क्या लेके चलते हैं? ज़ीरो। ठीक है, ये हमारा क्या है? रेफरेंस है। तो मैं इसको अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई ये हमारा रेफरेंस है, और यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या लेके चलते हैं? ज़ीरो लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कुछ होती, तो मुझे यहाँ फाइनल एक्सप्रेशन में वो ऐड करना पड़ता, प्लस ये ऐसे है, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमेशा ही पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस डिपेंडेंट होती है, और रेफरेंस डिपेंडेंट होने के कारण हम देखो दो पॉइंट्स का डिफरेंस ही लिख पाते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे आपने क्लास 11th में इंटरनल एनर्जी पढ़ी थी, है ना? और इंटरनल एनर्जी में आपके टीचर ने आपको एक चीज़ बताई होगी, देखो भाई आपके शरीर में अभी भी आपके अंदर वर्क डन हो रहा है ना? बहुत सी चीज़ें, ब्लड फ्लो कर रहा है, प्रेशर मेंटेन हो रहा है, सब कुछ चीज़ें काम कर रही हैं, मेटाबॉलिज्म वर्क हो रहा है, कितनी सारी रिएक्शंस हो रही हैं। अब आपकी अभी भी बॉडी की कुछ ना कुछ एनर्जी है, हाँ जी है। क्या उसको कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सपोज करो मैंने कुछ खाना खाया,
मैंने एप्पल खाया, मैंने अभी लंच कर लिया, सपोज़ करो, लंच के बाद मेरी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज़ हुआ? मतलब इंटरनल एनर्जी, सॉरी, इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ी, पहले कितनी थी, बाद में कितनी है, उससे मुझे कितनी कैलोरीज़ मिली, ये सब करके मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ मेरी इंटरनल एनर्जी क्या बढ़ी है। मैं ये नहीं निकाल सकता अभी मेरी इंटरनल एनर्जी कितनी है, मैं चेंज निकाल सकता हूँ, ठीक है? आप खाना खाने के बाद आप दोबारा से कुछ काम करने लग गए, है ना? तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर से कम हो जाएगी, कितनी कम हो गई? कितनी देर में कम हो गई, हम ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी हम एब्सोल्यूट कैलकुलेट नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। क्या किया जा सकता है? उनका डिफरेंस कैलकुलेट किया जा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। हाँ, डिफरेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे होगा। ये जो आप एमजीएच लिखा है, ये बेसिकली डिफरेंस ही है। डिफरेंस हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। ये लाइन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल वर्ड में, क्योंकि सीबीएसई का लेवल उठता जा रहा है, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट है? भैया, ये पॉइंट ए था आपका, ये पॉइंट बी था। मैंने अभी बताया था कि ए बी की मैं नहीं लिख सकता, बी पॉइंट पे मैं तभी लिख पाऊंगा जब मुझे ए का रेफरेंस पता है। तो हमने रेफरेंस PE1 लिया था, तब हमने बी पे पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। क्लियर? तो अब इनका डिफरेंस निकालोगे, MGH आएगा। डिफरेंस निकालोगे, MGH आएगा। सपोज करो एक पॉइंट मैंने सी ले लिया, ये किसी हाइट पे है, H1। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूँगा तो MGH1 प्लस PE1। फिर ए और सी का डिफरेंस निकालोगे, फिर से क्या आएगा, MGH1 आएगा। तो ये आपका ए और सी पे ही तो डिपेंड करा, ए ए की पोटेंशियल एनर्जी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा ना। तो इसीलिए लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो एच होता है, दिस इज योर वर्टिकल डिस्टेंस। या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बात करो, वो आपको लेना होता है। जो ये सारी चीज़ें वैसे क्लास 11th की हैं, जो आपको लिखी हुई है। हाँ, तो ये पॉइंट्स क्लास 12th के ही हैं, तो ये आपको ध्यान रहने चाहिए, ये चारों के चारों पॉइंट्स। यहाँ से अभी इस स्लाइड से अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो मेरे को बताओ, है भाई? ठीक है, कमेंट करके बताया करो कि क्या सर रिपीट करना है क्या नहीं, क्योंकि हमें भी कई बार चीज़ें नहीं पता चलती। चलो, ये देखें आगे हम क्या, सब वैसे ही खाली स्लाइड्स हैं। वैसे तो आज के लिए इतना भी बहुत है, क्योंकि क्या हो रहा है, सिलेबस की बात नहीं है, सिलेबस तो आपका आराम से हो जाएगा। रीज़न ये है कि आपने पोटेंशियल एनर्जी को समझ लिया। चलो एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम उस पे ही क्वेश्चन करेंगे। स्लाइड खुली गई है, तो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग डाल लेते हैं एक, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाँ जी पता है ना? तो दो से ज़्यादा हो तो मान लो Q1, Q2, Q3, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो R13, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R12, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, R23। ठीक है, तो अब इन तीनों चार्जेस के कारण अब देखो इंटरेक्शन है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, इंटरेक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ही। तो अब कैलकुलेट कैसे करना है, हमें तो सिर्फ दो चार्जेस के बीच में पता थी। तो भैया अब तुम्हें ये भी तो पता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दो दो चार्जेस की उठाओ और दोनों को ऐड कर दो। तो इसके लिए हम सिंपली क्या मेथड यूज़ करते हैं कि सिस्टम को बिल्ड करने की हम कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि बिल्ड द सिस्टम, बिल्ड द
सिस्टम बिल्ड करने का मतलब इन तीनों चीज़ों को ऐसे ही उठा के रख दो, कैसे ये बनी होंगी। सपोज़ करो पहले चार्ज मान लो Q1 आया होगा, अब Q1 जब चार्ज आया, इसके कारण तो कोई इंटरैक्शन ही नहीं है, इसके कारण तो कोई भी इंटरैक्शन नहीं है, क्लियर? तो सबसे पहले टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, तो इसके कारण तो ज़ीरो हुई। जब इसके पास Q2 आया, तब इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इंटरैक्शन हुआ। हाँ जी सर, तब इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन हुआ, तो इन दोनों के बीच में कितनी होगी? A Q1 Q2 अपॉन R12। फिर इनके बीच साथ क्या आया? Q3 आया। अब Q3 का इंटरैक्शन Q1 के साथ भी हुआ। हाँ जी, हुआ। तो R13 था K Q1 Q3 अपॉन R13। जितनी इंटरैक्शन हो रही है उतनी लिखते चलो। Q3 का इंटरैक्शन Q2 के साथ भी हुआ, बिल्कुल हुआ, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R23 था। तो ये लो K Q2 Q3 अपॉन R2, ये हमारा क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी होगी। सर आपने पहले Q1 को लिखा, Q3 को लिखा, किसी मर्ज़ी को लिख लो, डायरेक्शन तो है ही नहीं, है ना? कौन-सा वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है, समझ आई बात? और इसी के बेसिस पे आप आपका होमवर्क यही है, ऐसे ही क्वेश्चन निकालो। होमवर्क है, आपकी कोई भी रेफ़रेंस बुक है? रेफ़रेंस बुक में क्वेश्चन करने हैं कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाले। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के आपको क्या करके आने हैं? क्वेश्चंस करके आने हैं, और ये हमारा क्या था? फाइनल आंसर था। यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है, इस करके कोई वैल्यू आई नहीं, ठीक है? आपको वहाँ पे चार्जेस की वैल्यू दे रखी होगी, आपको वहाँ पे डिस्टेंसेस की वैल्यू दे रखी होगी, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? कितने जूल्स है, क्लियर? तो ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, और अगली क्लास में हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे और फिर पोटेंशियल पे मूव करेंगे, ठीक है? ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।